तो नमस्कार, आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं माया नगरी मुंबई के बारे में। आज की डेट में जो आप मुंबई शहर देखते हो, मात्र 600 स्क्वायर किलोमीटर के अराउंड में ये पूरा का पूरा शहर है और इसकी आबादी 2 करोड़ से ज्यादा की है। हर साल लाखों लोग यहाँ पे अपनी किस्मत आजमाने आते हैं। अब इंडिया का जो मोस्ट पॉपुलर फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री है बॉलीवुड, वो मुंबई में है। तो कई लोग एक्टर बनने के लिए यहाँ पे अपनी किस्मत आजमाने आते हैं। ये इंडिया का फाइनेंस कैपिटल भी है। जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इंडिया के, वो ज्यादातर मुंबई को ही अपना घर बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये जैसा मैंने बताया फाइनेंस कैपिटल एक तरीके से है इंडिया का। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये मुंबई ऐसा दिखता ही नहीं था, तो आप में से कई लोग ये चीज कहेंगे कि कोई भी शहर हो पुराना, वो आज जैसा दिखता है वैसा नहीं दिखता था। दिल्ली में अलग इमारतें हुआ करती थी, गुजरात में अलग इमारतें हुआ करती थी। किसी एक स्पेसिफिक सिटी की बात करो, चंडीगढ़ की बात करो, हर एक शहर जो है वो समय के साथ बदलता रहता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुंबई जितना बड़ा एरिया हमें दिखता है वो था ही नहीं। मुंबई की ज्यादातर जगहों पे समुद्र था। मुंबई 7 छोटे छोटे आइलैंड्स में बटा हुआ था। तो आप क्या कहोगे? जी हां, आज से कुछ 100 साल पहले की अगर बात करें तो मुंबई एक्चुअली में टापुओं में बटा हुआ था। जैसे आज की डेट में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, मुंबई भी 7 द्वीपों का एक समूह था। वो एक सिटी पूरा का पूरा अगर मैं कहूं तो जमीन थी ही नहीं। तो कैसे इसका विकास हुआ, कैसे 7 टापुओं से ये आज का फाइनेंशियल कैपिटल बना इंडिया का मुंबई, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। अब अगर बात करें उन 7 द्वीपों की, उन 7 टापुओं की जिनको मिला के मुंबई को बनाया गया, तो सबसे पहले नाम आता है कोलाबा का। फिर आता है लिटिल कोलाबा, बॉम्बे, मजगांव, परेल, वर्ली और माहिम। ये जो अलग अलग द्वीप थे, इनके बीच में समुद्र हुआ करता था। मतलब ये लोग जमीन से जुड़े हुए थे ही नहीं, इनके बीच में समुद्र का पानी हुआ करता था। आज की डेट में अगर इसमें कोई डेवलपमेंट किया जाता तो शायद कोई पुल वुल बना के इनको आपस में जोड़ा जाता, लेकिन अच्छा ही हुआ कि आज इन्हें नहीं जोड़ा गया। उस समय जो इन दोनों द्वीपों को आपस में जोड़ने की कहानी थी वो काफी इंटरेस्टिंग रही। और माना कि मुंबई जो है ये एज ए शहर जैसा आज दिखता है वैसा नहीं बसा हुआ था, लेकिन फिर भी मानव सभ्यता इस मुंबई के जो टापू थे उनमें कई हजार साल पुरानी है। कांदीवली के पास नॉर्थ मुंबई में इस चीज के बहुत सारे प्रमाण मिले हैं। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है, भारत का पुरातत्व विभाग, उन्होंने कई ऐसे सबूत निकाले हैं जो इस बात को प्रूव करते हैं कि आज से 2300 साल पहले स्टोन एज के टाइम पे भी मुंबई के इन टापुओं में इंसान रहा करते थे। और एज पर आर्कियोलॉजिस्ट इसे हेप्टानेशिया कहा जाता था। इसके बाद बात करें अगर 321 बीसीई से 185 बीसीई के टाइम पीरियड की, तो भारत के ज्यादातर हिस्सों में मौर्य साम्राज्य का राज हुआ करता था, जिनमें सम्राट अशोक भी रहे हैं। उस समय जो ये मुंबई था ये इस मौर्य साम्राज्य के अंडर आता था। उसके बाद में जो ये मुंबई था ये सातवाहन साम्राज्य के अंदर आया, और उसके बाद वहां पे राज आया एक हिंदू साम्राज्य सिलहारा डायनेस्टी का। और 1343 तक यहां पे इस सलहारा डायनेस्टी ने ही राज किया था। उसके बाद में गुजरात के बहादुर शाह जो थे उनका इस जगह पे राज हो गया। और उसके बाद तो फिर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसा हुआ, पुर्तगाली जो थे उन्होंने इंडिया में आना शुरू किया, तो वो ये जो बॉम्बे के द्वीप थे यहाँ पे आए अपनी ट्रेडिंग करने के लिए। अब जो पुर्तगाली यहाँ पे आए थे, शुरुआत में ट्रेडिंग करने के नाम से ही सब लोग आते हैं, ये भी ट्रेडिंग बोल के ही आए थे, लेकिन फिर इन्होंने धीरे धीरे भारत की कुछ जगहों पे कब्जा करना चालू किया। ईयर 1534 में इन्होंने बहादुर शाह के साथ में, जो उस समय वहां पे राज कर रहे थे, उनके साथ में ट्रीटी ऑफ बेसिन साइन किया और मुंबई के जो ये 7 टापू थे इन पे अपना कब्जा जमा लिया। अब जब पुर्तगालियों ने इसके ऊपर अपना राज जमाया तो इन्होंने इसमें काफी सारे चेंजेस भी करने चालू किए। अब बात करें कि क्या इसमें आगे हुआ, उससे पहले जो भी ये टापू थे इनकी जरा हिस्ट्री बता दूं, इनका ये नाम क्यों पड़ा, क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कोलाबा के बारे में। कोलाबा को पुर्तगाली कंदील आइलैंड के नाम से भी बुलाते थे।
कोलाबा जो है इसका बेसिकली मतलब होता है कोली समाज का इलाका, कोली मछुआरों को कहा जाता था वहां पे, तो इसी वजह से इस जगह का नाम कोलाबा पड़ा। इस कोलाबा के थोड़ा सा ऊपर अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा लिटिल कोलाबा। ये सबसे छोटा आइलैंड था इन 7 आइलैंड्स में से, और इसको अल ओमानी के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि यहाँ के जो मछुआरे थे वो अपनी मछली पकड़ने के लिए ओमान साइड तक जाया करते थे। इसके बाद नंबर आता है बॉम्बे टापू का, जिसका अगर बात की जाए तो जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है उसमें सबसे ज्यादा उल्लेख मिलता है। जो मॉरलन हिस्ट्री है उसमें भी इस बॉम्बे टापू के बारे में लिखा गया है, जिसमें इसे डोंगरी से मालाबार हिल तक बसा हुआ बताया गया है। इसके बाद ऊपर पढ़े हैं तो आता है मजगांव का इलाका। आज की डेट में जो मोस्ट ऑफ साउथ मुंबई है वो इस मजगांव का ही पार्ट है। ये जो इलाका था ये भी मोस्टली मछली पकड़ने वालों का इलाका माना जाता था। यहाँ पे ज्यादातर जो लोग थे वो मछुआरे हुआ करते थे, मछली पकड़ने वाले हुआ करते थे। और ये वो इलाका है जो अर्ली 1700s के अराउंड में सबसे पहले डेवलप होना शुरू हुआ था। इसके बाद ऊपर लेफ्ट की तरफ आप देखोगे तो वर्ली का इलाका आता है। ये वो इलाका है जो मुंबई शहर में सबसे बाद में जुड़ा था। लगभग 1784 के अराउंड में ये जो वर्ली का इलाका है ये मुंबई में जोड़ा गया था, और ये वही जगह है जहां पे हाजी अली जी की दरगाह बनाई गई है। इसके बाद अगर देखें राइट साइड की ओर तो आपको मिलेगा परेल। ये परेल इलाका जो था इसके बारे में इतिहासकारों का कहना है कि 13वीं शताब्दी तक ये राजा भीमसेन के अधिकार में आता था, लेकिन उसके बाद में इसको पुर्तगालियों ने अपने कब्जे में ले लिया। और ये जो परेल का टापू था ये 1770 के अराउंड में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ, क्योंकि जो मुंबई के गवर्नर थे विलियम हार्नबी, उन्होंने इस जगह पे अपना रेसिडेंस बनाया था। इसके बाद आता है आखिरी टापू 7 नंबर का माहिम। ये माहिम भी राजा भीमसेन के कब्जे में ही था। बाद में से मुस्लिम शासकों ने अपने कब्जे में लिया और उनसे फिर पुर्तगाली जो थे उन्होंने अपने एग्रीमेंट्स के थ्रू अपने कब्जे में ले लिया। जो माहिम का टापू है इसको माजिम या मेजाम्बू के नाम से भी जाना जाता था। अब ये जो पूरा इलाका था, 7 टापुओं का जो पूरा एरिया था, ये ट्रेडिंग के हिसाब से पुर्तगालियों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट था, और इसे आइलैंड ऑफ बॉम्बे एंड कोलाबा के नाम से जाना जाता था। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में आई, उन्होंने अपना साम्राज्य बढ़ाना चालू किया, तो उन्हें भी लगा कि अगर भारत में ट्रेडिंग को बढ़ाना है, अपना साम्राज्य अच्छे से स्थापित करना है, तो ये जो आइलैंड ऑफ बॉम्बे एंड कोलाबा है इसको किसी तरह से अपने कब्जे में करना पड़ेगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट काफी कोशिश करती है कि जो आइलैंड ऑफ बॉम्बे एंड कोलाबा है वो किसी तरह से इनके कब्जे में आ जाए, लेकिन पुर्तगाली इसे छोड़ने के मूड में नहीं होते। वो अंग्रेज गवर्नमेंट को ये जो इलाका था इसे देने को राजी नहीं होते। उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ऐसा दांव खेला जो उस समय बहुत पॉपुलर हुआ करता था। अगर किसी भी बड़े राजा को कोई दूसरा राज्य अपने अंडर में लेना है बिना लड़ाई झगड़े के, तो वो उस छोटे राज्य के जो भी रानी होती थी, जो मतलब राजकुमारी हुआ करती थी, उनसे शादी का रिश्ता बना लेते थे कि जो बड़ा साम्राज्य है उसका जो राजकुमार है उसने छोटे साम्राज्य की राजकुमारी से शादी कर ली, तो संबंध बन गया, तो वो दोनों राज्य आपस में जुड़ गए। ब्रिटिश गवर्नमेंट भी यही करती है। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के उस समय के राजकुमार थे चार्ल्स II, उनकी शादी का रिश्ता भेजा जाता है पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के लिए। अब जो पुर्तगाल साम्राज्य था उनके महाराजा इस रिश्ते को स्वीकार कर लेते हैं और चार्ल्स और कैथरीन की शादी हो जाती है। अब जो ये आइलैंड ऑफ बॉम्बे एंड कोलाबा था, ये पुर्तगाली गवर्नमेंट जो थी, पुर्तगाली साम्राज्य जो था, वो चार्ल्स II को यानी अंग्रेजों को दहेज में देते हैं। तो जो ये आपका मुंबई है इसके 7 आइलैंड दहेज में मिले थे अंग्रेजों को। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इनको बस अपना साम्राज्य बढ़ाने से मतलब था, किस जगह पे क्या होता है क्या नहीं होता उससे उनको ज्यादा मतलब नहीं था। तो जब ये आइलैंड ऑफ बॉम्बे एंड कोलाबा इनके अंडर में आ गया, तो इनको ये देखने में लगा कि छोटे छोटे आइलैंड्स हैं कई सारे, तो इसमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या किया जाए यहाँ पे। ऐसे में जो ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो चार्ल्स II को एक प्रस्ताव भेजते हैं कि वो इस पूरे के पूरे एरिया को, पूरे के पूरे मुंबई के इन जो आइलैंड्स हैं इनको रेंट पे लेने को तैयार है, ताकि वो इन पूरी जगहों को डेवलप कर सके और यहाँ पे अपना बिजनेस कर सके। चार्ल्स II को अंदाजा ही नहीं था इस बारे में कि भाई कितनी जमीन है, क्या है क्या नहीं है। उन्होंने देखा कि यार छोटे छोटे टापू हैं, आने जाने में काफी दिक्कत होगी, तो मात्र 10 पाउंड के किराए पे
चार्ल्स द सेकंड ने ये पूरा का पूरा सातों आइलैंड जो थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी को रेंट पे दे दिए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि ये जो आइलैंड्स हैं, ये जो इलाका है, ये ट्रेड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब उन्होंने ये लीज पे लिया था चार्ल्स द सेकंड से, तो ये पूरा का पूरा जो आइलैंड्स का इलाका था ये काफी सारी बीमारियों से जूझ रहा था। और इनके बीच में सबसे बड़ी इशू ये थी कि एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करना, जाना आना बहुत मुश्किल था। अब उस समय फोन तो हुआ नहीं करते थे कि आपने मोबाइल लगाया और दूसरे से बात कर ली। एक आइलैंड के बीच में समुद्र है, उसके बाद फिर दूसरा आइलैंड है, तो जाना आना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो सबसे पहले तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने यहाँ की जो बीमारियां फैली हुई थी उनको शांत किया, उनको किसी तरीके से कंट्रोल में लाए। और मुंबई का ये पूरा का पूरा आइलैंड्स जो है, इनको अपने कब्जे में लेने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इनका हेड ऑफिस हुआ करता था सूरत, गुजरात में। जब इन्होंने देखा कि ये समुद्री रास्ते से बहुत इजी पड़ता है, तो इन्होंने ईयर 1687 में अपना हेड ऑफिस सूरत, गुजरात से बंद किया और बॉम्बे शिफ्ट कर दिया। अभी तक जो पुर्तगाली यहां पे रहा करते थे वो इस जगह को बॉम बोहिया करके बुलाया करते थे, और अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका नाम बदल के बॉम्बे प्रोविंस कर दिया। बॉम्बे प्रोविंस को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना हेड ऑफिस तो बना लिया, लेकिन बताया मैंने छोटे छोटे टापू थे, तो इनको एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। भाई नाव से जाओ, चप्पू चला के जाओ, थोड़ा प्रॉब्लम वाला काम हो जाता है कि यहां से वहां तक गाड़ी से गए, फिर नाव से गए, फिर गाड़ी से गए, तो मतलब इतना ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं हो रहा था। तो इन्होंने जो भी ये टापू थे इनको आपस में जोड़ना चालू किया। सबसे पहले जो मेजर प्रोजेक्ट इन्होंने मुंबई के टापुओं में शुरू किया, वो शुरू किया ईयर 1708 में, जब इन्होंने माहिम और सायन को जोड़ने के लिए एक कॉजवे बनाया। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक और प्रॉब्लम देखी कि सेंट्रल मुंबई जो है इसमें हर साल बाढ़ आती रहती है। इसकी वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को काफी नुकसान होता है। तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया 1772 में, जिसमें उन्होंने माहिम और वर्ली को जोड़ने का काम किया। ये जो काम था, इसे एक्चुअली इंडिया में सबसे पहला इलीगल कंस्ट्रक्शन माना जाता है, और इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है छोटी सी। उस समय के जो ईस्ट इंडिया के गवर्नर हुआ करते थे, विलियम हॉर्न्सबी, इन्होंने सरकार को एक प्रपोजल भेजा था इस कॉजवे को बनाने के लिए, और ये जो प्रपोजल था ये किसी सरकारी फाइलों में फंस गया और लगभग साल भर तक उन्हें इसका जवाब नहीं आया। अब हॉर्नबी तो इस बारे में कंफर्म थे कि ये जो मैं बना रहा हूं ये तो मुंबई की भलाई के लिए है, ईस्ट इंडिया कंपनी को इससे काफी फायदा होगा, तो वो जवाब आने से पहले ही अपना काम करना शुरू कर देते हैं। जो इस लेटर का जवाब था वो आता है 1 साल बाद। तब तक जो ये कॉजवे का काम था ये कंप्लीट हो चुका था, और जो ये बनाया गया था इसको हॉर्नबी के नाम पे नामकरण भी कर दिया गया था। लेकिन जब जवाब आया तो उसमें पता चला कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने ये कंस्ट्रक्शन जो था इसको डिनाई कर दिया था, इसको बनाने की परमिशन दी ही नहीं थी। तो एक्चुअली में जो ये कंस्ट्रक्शन था ये तो एक इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया। तो कंस्ट्रक्शन क्योंकि काम का था तो उसे तो नहीं तोड़ा गया, साल भर लगा था बनने में और यूजफुल भी था, लेकिन विलियम हॉर्न्सबी को अपने पद से निकाल दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया, इस वजह से क्योंकि टेक्निकली ये आदेश की अवहेलना थी। उन्होंने गवर्नमेंट को एप्लीकेशन भेजी कि मुझे ये कॉजवे बनाना है, गवर्नमेंट ने उसे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उस पूरे प्रोसेस में साल भर का टाइम लग गया और उस बीच में ये बन चुका था। तो वैसे तो विलियम हॉर्न्सबी ने इसको मुंबई की भलाई के लिए बनाया और ये काफी काम भी आया मुंबई के, लेकिन इसका कीमत उन्हें अपनी नौकरी से चुकाना पड़ा। इसी वजह से इसको इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट इलीगल कंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। अब जो ये टापुओं को आपस में जोड़ने का काम था, कॉजवे बनाने का काम था, बाढ़ को रोकने का काम था, ये कुछ हद तक तो काम आ रहा था। जो कम्यूट था वो इजी हो रहा था, एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे जाना थोड़ा इजी हो रहा था। लेकिन फिर भी अब अगर आपको अपना हेड ऑफिस किसी जगह पे बनाना है, उस पूरे एरिया को अपना फाइनेंशियल कैपिटल बनाना है, तो वहां पे और लैंड भी तो रिक्वायर्ड होगा। और आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कितना कॉजवे का इस्तेमाल करोगे? आप अगर पूरा का पूरा एरिया ही जमीनी तौर पे जुड़ा हुआ हो तो वो ज्यादा इजी रहता है। तो ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी के दिमाग में एक और नया ख्याल आया, लैंड रिक्लेमेशन का। लैंड रिक्लेमेशन का जो ये प्रोसेस होता है, इसमें जिस जगह पे समुद्र हो, मतलब एकदम गहरे समुद्र की बात नहीं हो रही, जो किनारे वाला इलाका है, उस जगह को
मिट्टी से, पत्थरों से, सीमेंट से, ऐसी किसी जगह से भर के समुद्र की जगह जमीन बना दी जाती है। अब जो ये द्वीप थे, इनके बीच में समुद्र तो था लेकिन बहुत गहरा नहीं था। छिछला पानी जिसको कहा जाता है कि थोड़ा थोड़ा ही पानी है, किसी जगह पे देखोगे घुटनों तक है, किसी जगह पे 7 फीट 8 फीट तक है, तो ये बहुत गहरा तो नहीं माना जाएगा। तो ये जो इलाके थे, इसमें लैंड रिक्लेमेशन का काम शुरू किया जाता है और धीरे धीरे जो ये टापू थे, इनको कॉजवे से जोड़ने के बजाय इनके बीच में जमीन बनानी शुरू कर दी जाती है और इनको जमीनी तौर पे एक दूसरे से जोड़ना चालू किया जाता है। ये वो प्रोजेक्ट था जिसमें बहुत लंबा समय लगा, पहाड़ों को काटना पड़ा, जो छोटे छोटे छिछला इलाका था उनको भरना पड़ा, बहुत लंबे समय तक इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम चला। सोच सकते हो आप, मुंबई का इतना बड़ा इलाका है, इस पूरे के पूरे इलाके में टापू बने हुए थे। अब जितने भी टापू हैं उन सबके बीच का पानी भरना है और उसको समतल जगह बनाना है, तो टाइम तो इसमें काफी लगता है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी वो कंपनी थी जिसने इन सारे 7 टापुओं को जमीनी तौर पे एक दूसरे से जोड़ा और बंबई का निर्माण किया। अब ये जो पूरा प्रोजेक्ट था, इसको पूरा होने में लगभग 150 साल लगते हैं और विलियम हॉर्नबी को नौकरी से तो निकाल दिया गया था, लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट को भी हॉर्नबी वेलार्ड प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। 150 साल लगे इस पूरे के पूरे काम को कंप्लीट करने में, उन टापुओं के बीच के पानी को भरने में और एक जमीनी सतह बनाने में। और फाइनली 1845 में जाके ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट खत्म होता है और जो मुंबई आप आज की डेट में देखते हो, उन 7 आइलैंड से ये आज के मुंबई में कन्वर्ट हो गया। उस समय से बॉम्बे कहा जाता था और जितने भी ये टापू थे अब जुड़ के जैसा आज का मुंबई है ऑलमोस्ट वैसा ही बन चुका था। और ये मुंबई ही है जहां पे एशिया का पहला रेलवे लाइन बिछाया गया था, मुंबई और थाने के बीच में 1852 में। और पहली बार इस रेलवे लाइन पे जो रेल दौड़ी थी वो दौड़ी थी अप्रैल 16, 1853 के दिन। इसके बाद तो बॉम्बे में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे ही ये एक फाइनेंशियल कैपिटल बन चुका था। फिर धीरे धीरे सारे के सारे बिजनेसेस और बाकी सारी चीजें यहाँ पे आनी शुरू हुई। इसका फिर काफी ज्यादा विकास होता गया। 1995 में इस जगह का नाम बॉम्बे से बदल के मुंबई कर दिया गया और आज की डेट में मुंबई माया नगरी है, जहां पे इंडिया का सबसे बड़ा फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड पाया जाता है। बड़े बड़े करोड़पति लोग, बिजनेसमैन, एक्टर्स यहाँ पे रहते हैं। तो ये तो थी पूरी कहानी, किस तरह से 7 छोटे छोटे आइलैंड बदल के मुंबई शहर का निर्माण किया गया। आज की कहानी यहीं तक। अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।